मेरे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच भी इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ी खबर है। रूस ने अपनी सीमा की और हथियार घुमाए। यूक्रेनी विदेश मंत्री का रूस पर यह आरोप है। देखिए, अभी भी जो है ये टकराव वाली स्थिति बनी हुई है। एक तरफ मेज पर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन रूस ने अपनी सीमा की ओर हथियार घुमाए। यूक्रेनी विदेश मंत्री का रूस पर आरोप है, यूक्रेन को बदनाम करने की साजिश है, झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है रूस। ये तमाम चीजें हैं, अविश्वास है दो कंट्रीज के बीच, क्योंकि युद्ध जैसे हालात हैं। जनरल सिवाच, यूक्रेन रूस की बातचीत एक बार फिर से इस वक्त हो रही है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर बचना है जिंदा तो रूस जो है बाहर चला जाए, यूक्रेन छोड़ दे। 6000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन कर रहा है। पलड़ा भारी रूस का है, दावा यूक्रेन कर रहा है, ज़ेलेंस्की कर रहा है। बीच का रास्ता क्या? देखो अमन, इसमें यह कहना कि रूस का पलड़ा बिल्कुल भारी है वो भी इतना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी तक हुई है, कहीं ना कहीं रूस ने मिस कैलकुलेट किया और सोचा था कि 4-5 दिन में पूरे के पूरे यूक्रेन का कब्जा कर लेगा। वैसा नहीं हुआ। वो उसकी वजह हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है कि 3-4 वजह है। एक तो कहीं ना कहीं ये इंस्पायरेशन लीडरशिप ज़ेलेंस्की की, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे जैसे अंदर घुसोगे तो आपका लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन बढ़ता जाएगा। और तीसरा जो है, ये जो एक प्रकार मैन बिहाइंड द मशीन, जिस प्रकार से यूक्रेन की फौजें लड़ी हैं, चाहे वो खार्किव में है या कीव में है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी है। अब जो बातचीत हो रही है अमन, ये सेकंड राउंड की बातचीत है। पहली राउंड की बातचीत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। ये अभी पोलैंड बेलारूस के बॉर्डर पे है, और मुझे लगता है उससे पहले पोस्टरिंग है। दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन वार, साइकोलॉजिकल वारफेयर, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। मुझे लगता है अगर इस बातचीत में कोई हल नहीं निकलता है तो फिर जो रूस है पूरे जोरों से कीव के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि कीव इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कीव इज अ सिंबल ऑफ पावर। और मुझे लगता है ऐसा अगले 24 घंटे में हो जाएगा अगर इस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता। अब की बार वो रॉकेट, मिसाइल, आर्टी गन और एयर वेपन्स के साथ आएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही यूक्रेन में। और मुझे भी ये लगता है, जिस प्रकार से मैं वहाँ कुछ टाइम रहा हूँ बेलारूस, जो आपके यूक्रेन के कैपिटल में कीव में, कि वो 60 किलोमीटर का दायरा है, और वहाँ पर जो पूरा इलाका है उसके अंदर टैंक्स और जो बस्तरबंद गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती। वो इट फेवर डिफेंडर। तो मुझे लगता है यूक्रेन बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेगा, और रूस जो है वो अपना सब कुछ झोंक देगा जल्दी से जल्दी कीव को। ये आगे वाला समय बताएगा इस युद्ध का क्या मोड़ होता है। ये सारा डिपेंड करता है ये जो सेकेंड राउंड की बातचीत है। अगर इसमें कुछ निकलता है तो हो सकता है देयर इज अ रे ऑफ होप। अगर ये बातचीत फेल होती है तो मुझे लगता है अगला हमला कीव पे आएगा, और कीव पे जो ये हमला आएगा इसमें तबाही मचेगी, डिस्ट्रक्शन होगा, इसके अंदर ह्यूमन कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होंगी, और मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये सच्चाई है। अगले 24 से 48 घंटे कीव के लिए बहुत ही एक प्रकार से टेस्टिंग ग्राउंड है, और ये सब का सब अब दामोदार है। ये जो सेकेंड मीटिंग हो रही है अभी पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पे, उसका क्या नतीजा निकलता है। अमन, जाने की सलाह ज़ेलेंस्की देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रूसी सेना को तबाह करने की धमकी देने की बात की जा रही है। जिंदगी चाहते हो तो वापस लौट जाओ, ये ज़ेलेंस्की रूसी सेना को चेता रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं ज़ेलेंस्की की रूस को बड़ी चेतावनी। ज़ेलेंस्की वो शख्स, वो राष्ट्रपति यूक्रेन के जो अभी तक मैदान में डटे हुए हैं, न सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि अपनी सेना का और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाने में उनकी पहली प्राथमिकता। और ऐसे में अब ज़ेलेंस्की रूस को बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि रूसी सैनिकों को भाग जाना चाहिए, नहीं तो रूसी सेना को आगे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जिंदगी चाहते हो तो वापस लौट जाओ। लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि इस वक्त रूसी सेना ने खार्किव में खास तौर पर और तमाम वो ऐसे हिस्से जो ईस्टर्न यूक्रेन के हैं वहां पर भारी तबाही मचाई है, और उस तबाही का मंजर ये है कि लाखों की तादाद में लोग यूक्रेन छोड़कर वहां से जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये नजर आ रही है, आप ये समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की अभी भी मैदान में अपने आप को डटा हुआ साबित करने में लगे हुए हैं।
नाटो देशों से हथियारों की मदद लगातार मिल रही है, अमेरिका से लगातार मदद मिल रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर जो यहां पर आ रही है वो ये कि रूस भी अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। Куди б вони не зайшли, всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримують від українців тільки одне – відсіч. Люту відсіч. Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого पूर्व राजनयिक हमारे साथ अशोक सज्जनहार इस वक्त बने हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, मौजूदा वक्त में ज़ेलेंस्की जिस तरह से अपने नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में इन 8 दिनों तक जहां पर यूक्रेन पहुंचा है, आने वाले दिनों में आप क्या स्थिति बनती हुई देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूं, जो रूस जब यहाँ पर आया था तो उसने सोचा था जो 2-4 दिन में वो पूरे यूक्रेन के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेगा, अपना अधिकार जमा लेगा। परंतु जिस प्रकार का नेतृत्व, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे सहमत हूं, जो जिस प्रकार का नेतृत्व राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिखाया है, और कोई भी ये नहीं उनसे उम्मीद लगाए हुए था, किसी को भी ये नहीं उम्मीद थी जो वो ऐसा नेतृत्व कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स थी वो नीचे चलती जा रही थी और सपोर्ट थोड़ा और कम हो रहा था उनके लिए। परंतु जैसे उनको ये भी न्योता दिया गया इंग्लैंड की तरफ से, जो आप आइए यहाँ पर, हमारे यहाँ एसाइलम ले लीजिएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा जो हम हवाई जहाज भेजते हैं, आप यहाँ पर आ जाइए, वहाँ से हम आपको इवैक्यूएट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ बाहर जाने की कोई शौक नहीं है, आप मुझे अस्त्र शस्त्र भेजिए जिससे कि मैं लड़ाई कर सकूं। और देखिए, रूस जो कि पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश है, वो यहाँ पर आ गया है और 8 दिन तक वो मशक्कत किए जा रहा है, और अभी तक केवल एक शहर को, जो तीसरे नंबर, उसकी पॉपुलेशन भी करीब 3 लाख के आसपास है, उसको ही वो हथिया पाया है, उसी के ऊपर अपना कंट्रोल कर पाया है। नहीं, ये ऐसे में ये बड़े सवाल है जो आप उठा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, सुमाय को रूसी कब्जा छुड़ाने का दावा ये कर रहा है यूक्रेन की बड़ी जवाबी कार्रवाई हुई है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। सुमाय को रूसी कब्जे से छुड़ाने का दावा यूक्रेन इस वक्त कर रहा है। वो यूक्रेन जहां पर ये बार बार कहा जा रहा है कि अपना दायरा रूसी सेना बढ़ाती जा रही है, लेकिन सुमाय को रूसी कब्जे से छुड़ाने का दावा यूक्रेन की सेना ने कर दिया है, यूक्रेन सरकार ने किया है। उन्होंने कहा जो कब्जा रूसी सेना अभी तक वहां करती दिख रही थी, वहां पर उन्होंने उस कब्जे को छुड़वाने में सफलता हासिल कर ली है। हालांकि ज़ेलेंस्की के अगर हम कल से लेकर आज तक के स्टेटमेंट्स पर नजर डालें तो वो अपने आप को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं है, और ऐसे में तबाही की न जाने कितनी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन यूक्रेन अभी भी मैदान में डटा हुआ है। तोपें लगातार दागी जा रही है, जिस तरह से मिसाइल अटैक हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से लगातार अटैक की तस्वीर आ रही है। इस बीच ये देखिए, साथ ही बमबाजी के बीच जो इमारतें हैं वो धराशायी हो रही है, आगजनी की तस्वीर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त कर्नल उत्कर्ष राठौर, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। कर्नल उत्कर्ष राठौर, मेरा सवाल सीधा आपसे ये, वो रूस जो चाहता तो तुरंत यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन उसने रणनीतिक तौर पर यह फैसला क्यों लिया कि वो अपनी कम सेना को उतारेगा और 8 दिनों तक ये युद्ध चलाएगा? क्या ये उसकी सोची समझी रणनीति थी, या फिर उसने यूक्रेन को कम करके आंका? उत्कर्ष राठौर जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, और मैं यही सवाल है कि शिवाजी जी आपसे जानना चाहती हूं, कम फौज को उतारना रणनीति या फिर चूक? देखो, चूक समझता, मुझे नहीं लगता था कि रूस ने सोचा था कि 2 से 4 दिन के अंदर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, यही सोच के वो आया था। देखो, अगर आप दोनों मिलिट्रियों को कंपेयर करें तो अगर 140 देश हैं जिनकी मिलिट्री पावर को नापा गया है, तो रूस नंबर 2 पे है।